Hello students, now we are starting our next topic that comes under the energy flow. Clear? In energy flow we have started four important basic हम पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट वन वॉज आपका था कि दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल. सेकेंड हमने पढ़ा इसके अंदर फूड चेन एंड फूड वेब. एंड थर्ड हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. क्लियर? तो जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड्स. क्लियर? एल्टोनियन पिरामिड्स वर्ड यूज करने के पीछे का जो टर्म है उसका रीज़न यही है कि दीज जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं दे आर द फर्स्ट डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन. क्लियर? तो चार्ल्स एल्टन के ने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स को प्रिपेयर किया था. दैट्स व्हाई इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर आल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड्स. क्लियर? डेफिनेशन अगर हम लेने की ट्राई करें तो व्हाट एग्जैक्टली इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है graphical representation of various biological parameters. Clear? Different biological parameters को you can include here. These parameters can be numbers of individual, it can be biomass, it will be the amount of energy present at each trophic level. So graphical representation of different biological parameters present at different trophic level. ठीक है? प्रेजेंट एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे. प्रेजेंट एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल. क्लियर? तो ये हो गई आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन. क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो जब हम ये वाला टॉपिक को हम डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बायोलॉजिकल पैरामीटर्स थ्री टाइप्स के आते हैं. क्लियर? द फर्स्ट इज जैसे अभी हमने कहा इट कैन बी नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कैन बी बायोमास. तो पिरामिड बायोमास का भी हो सकता है, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी भी हो सकते हैं. इन्हीं तीन पिरामिड्स को हमको यहाँ पर स्टडी करना है. जनरली जो भी पिरामिड्स हम पढ़ते हैं, क्लियर, उन पिरामिड्स को के बेस में हमेशा प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स. क्लियर? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना क्योंकि एक जनरल एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे बनता है. एंड इसका जो एपेक्स होता है वी आर नॉट सेइंग कि ऑलवेज बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही वाली सिचुएशन दिखाई देती है. बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे और एपेक्स पे होंगे कार्निवोर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन. क्लियर? अगर हम डेट्रिटस फूड चेन की बात करेंगे तो बेस पे हमेशा डेट्रिटस आएगा. क्लियर? क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन होना है. या पैरासिटिक की बात करें तो पैरासाइट का होस्ट कैन बी प्रोड्यूसर भी हो सकता है और वो कार्निवोर भी हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर आपको यही वाली सिचुएशन दिखाई देगी. जब हम पिरामिड्स की बात करते हैं तो हमने बायोलॉजिकल पिरामिड्स अगर पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे पास में यहाँ तीन टाइप के पिरामिड्स आते हैं. क्लियर? कि बायोमास का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड एंड नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल का पिरामिड. But when we talk about the shape of pyramids, clear? Shapes of pyramids के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में बेसिकली तीन टाइप्स के पिरामिड्स आते हैं. द पिरामिड्स उसमें सबसे फर्स्ट जो शेप है दैट इज नोन एज अपराइट पिरामिड विच इज ऑल्सो नोन एज इरेक्ट. क्लियर? उसका जो शेप होगा वो आपकी एक जो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन वाला आपने जो देखा था पॉपुलेशन पिरामिड, एज वाला जो पिरामिड था वो इस तरह से बनेगा, अपराइट पिरामिड. देन आता है आपका इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड पिरामिड तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी उसमें जो उसका जो एपेक्स है वो ब्रॉड होगा और उसका जो बेस है वो नैरो होगा. और तीसरे टाइप का पिरामिड होता है दैट इज नोन एज स्पिंडल. ये हमने शेप के बेस पे लिया. तो शेप के बेस पे स्पिंडल पिरामिड्स इस टाइप के होंगे जो समहाउ आपको डायमंड का
ये हमने ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पर शो कर दिए। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के आपको 3 पिरामिड दिखाई देंगे शेप के बेस पे, और इस तरफ से आपको 3 पिरामिड दिखाई देंगे 3 बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेस पे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम लेंगे हमारा सबसे फर्स्ट पिरामिड, दैट इज नोन एज पिरामिड्स ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर पॉइंट? एज वी हैव स्टडीड कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है वो 3 बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर प्रिपेयर किए जाते हैं। उसमें से हम सबसे फर्स्ट ले रहे हैं, दैट इज द पिरामिड्स ऑफ नंबर। क्लियर पॉइंट? अब हमारे पास में पॉइंट आता है, इसके हम कुछ शॉर्ट टॉपिक्स को स्टडी कर देते हैं। जो पिरामिड्स ऑफ नंबर है, क्लियर, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो पिरामिड बनेगा, दैट पिरामिड इज ऑलवेज, मैक्सिमम केस में दिस पिरामिड इज दैट इज कॉल्ड अपराइट पिरामिड आपको मिलेगा, या फिर इरेक्ट की बात हम करें। क्लियर? इस पिरामिड के हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होंगे वो आपको बेस पे मिलेंगे, और बेस पे जनरली कौन ऑक्यूपाई करता है, एज वी हैव स्टार्टेड कि आपको सबसे ज़्यादा बेस पे मिलेंगे प्रोड्यूसर्स। क्लियर? और सेम लाइक इसमें और फ्यू नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे एपेक्स पे, और वो होंगे कार्निवोर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसका यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए कि उसका पिरामिड हम यहाँ पर बना के देखते हैं। कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ली ग्रास, ग्रास के ऊपर आया डियर, डियर के ऊपर आया वुल्फ, और वुल्फ के ऊपर आया टाइगर। क्लियर? अब जब हम ये वाला पिरामिड नेचर के अंदर देखेंगे तो ये पिरामिड हमेशा प्राइट होगा, जिसमें ग्रासेस के नंबर हमेशा बहुत ज़्यादा होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी ग्रास, फिर इसके ऊपर आ जाएगा आपका डियर, देन आएंगे वुल्फ, एंड सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा टाइगर। क्लियर? अब ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें पता है कि दिस इंडिकेट्स टॉपिक लेवल 1, 2, 3 एंड देन 4। क्लियर? तो ये एक अपराइट पिरामिड आपको यहाँ पर दिखा। बट क्या ये हर केस में, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मोस्ट ऑफ द केसेस या मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर हमने कहा कि अपराइट होता है, बट इट्स नॉट ट्रू इन ऑल द सेंस। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसके ऊपर आपके बेसिक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही। अब हम ले रहे हैं फॉर एक एग्जाम्पल दूसरा, जिसके अंदर ये केस थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। सपोज हमने लिया ट्री, ट्री के ऊपर है बर्ड्स, और बर्ड्स की बॉडी के ऊपर है पैरासाइट। ठीक है? तो जब आप ये वाला एग्जाम्पल स्टडी करते हो तो यहाँ ट्री के नंबर तो एक ही है, एक ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स रहती है और एक बर्ड्स की बॉडी पे बहुत सारे पैरासाइट्स या टिक्स प्रेजेंट होंगे। तो ये पिरामिड यहाँ पर आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। इसको आप यहाँ पर देखते हैं, इट बिकम्स लाइक दैट। यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट बाय अ ट्री, सिंगल ट्री, देन उसके ऊपर आ गए बर्ड्स, और बर्ड्स की बॉडी पे आ गए पैरासाइट्स। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला जो पिरामिड हो गया ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, क्योंकि अभी हमने आगे शेप के बेस पे बोला था। क्लियर? अब थर्ड नंबर पे आया आपका, एक और थर्ड एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं। सेम ले रहे हम लोग ट्री, ट्री के ऊपर प्रेजेंट हैं बहुत सारी बर्ड्स, एंड बर्ड्स को खाने वाले बाल्ड ईगल ले लो या फाल्कन्स ले लो, क्योंकि जो बाल्ड ईगल है ना वो अमेरिका का नेशनल बर्ड है। तो वो जनरली काफ़ी बुक्स में आपको दिखाई देगा, जिसका जो पब्लिशर है वो आउट ऑफ द इंडिया होंगे। तो हमने लिया ट्री, ट्री के ऊपर बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर फाल्कन, यानी ट्री तो एक है बट उसके ऊपर बर्ड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन बर्ड्स क्या जो खाने वाले जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं वो वापस नंबर में छोटे हो गए। तो सी ये वाला जो शेप बनेगा पिरामिड्स का, इसको आप देखेंगे सबसे पहले ट्री एक है, उसके बाद बर्ड्स ज़्यादा हुए, एंड देन फाल्कन्स वापस कम हुए। तो ये जो शेप आपको मिलेगा, दिस शेप
शेप इज नोन एज स्पिंडल शेप। तो जो नंबर्स ऑफ पिरामिड वाले हैं उसमें ये तीनों शेप एट द सेम टाइम आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं। क्लियर? बाकी दूसरे केसेस के अंदर आपको ऑल 3 वेराइटीज जनरली दिखाई नहीं देगी। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर ये हमने देख लिया कि मोस्ट ऑफ द केस में तो ये इरेक्ट ही होता है, बट हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेकर इस बात को एक्सप्लेन किया कि नंबर्स ऑफ पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है और वो स्पिंडल शेप भी हो सकता है। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर लें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MCQ पॉइंट से पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स वो आपको मिलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जनरली वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन फॉर्म करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते तभी भी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किससे होता है। तो हमने देखा था कि जो ओशियनिक एल्गीज हैं या फिर जो वाटर बॉडीज़ के अंदर मिलने वाली यूनिसेल्युलर या लोअर एल्गीज हैं वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं पूरे बायोस्फीयर का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिलेंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्लियर? ये तीनों पिरामिड्स यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। दीज आर ऑल पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। जब हम बायोमास की बात करते हैं तो हमने आगे एक टर्म पढ़ी हुई है दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर? तो जब हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं तब हमने लिविंग मैटर की बात की। तो यानी जो पिरामिड ऑफ बायोमास है जनरली वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर कोई ये पूछा जाए कि जो पिरामिड्स ऑफ नंबर है वो ऑर्गेनिजम्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है तो वो बायोटिक पोटेंशियल है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है और पिरामिड्स ऑफ नंबर ये बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो हमने आगे बहुत बार ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, उसको जस्ट एक बार फटाफट रिकॉल कर देते हैं कि बायोमास मेजर करने के लिए फ्रेश वेट भी यूज़ किया जा सकता है और ड्राई वेट भी यूज़ होता है। बट हमें पता है कि ड्राई वेट बहुत ज़्यादा वैलिड है क्योंकि ये कांस्टेंट है और फ्लक्चुएट नहीं होता है। क्लियर? तो अब आपके पास में पॉइंट आता है कि जनरली बायोमास को मेजर करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जो जनरली बायोमास को मेजर करने में काम में आता है। क्लियर? बायोमास को मेजर करने के बाद हमने प्रोडक्टिविटी में इसकी यूनिट देखी थी। इट कैन बी ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो सकता है और इट कैन बी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको अगर एक गिवन टाइम पीरियड वाली फ्रेम के रेफरेंस में लेते हैं तो हम यहाँ पर ईयर को भी ऐड कर देते हैं। नॉर्मल केस के अंदर जो बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास है, क्लियर, ये आपको इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट होगा। तो अगर हम एक सिंपल सी बात कंसिडर करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है दैट इज मोर रिलेवेंट, या फिर हम कहेंगे इट इज मोर रियल, क्लियर, मोर रियल है कंपेयर टू पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। क्योंकि इस पॉइंट को आप समझिए, एक जगह पे वेजिटेशन तो कॉमन ही होगा, क्लियर, अब उस वेजिटेशन पे जो हर्बीवोर्स है, जो गिल्ड बन रहा है पूरा का पूरा, उसमें माइस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, रैबिट्स भी आ जाते हैं, डियर भी आ जाते हैं और एलिफेंट्स भी आ जाते हैं। तो उसी सेम वेजिटेशन को खाने वाले माइस के नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं बट एलिफेंट्स के नंबर तो बहुत कम होंगे। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो नेचर में ज़्यादा रियल है कंपैरेटिवली पिरामिड्स ऑफ नंबर, क्योंकि पिरामिड्स ऑफ नंबर, क्लियर, उसमें जो साइज है उसका कोई रोल नहीं है, वो साइज के ऊपर तो मैटर कर ही नहीं रहा है। उसके लिए जो सारी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो नंबर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सेम अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, क्लियर, कंज्यूम बाय द लार्ज नंबर ऑफ माइस, क्लियर, स्मॉलर नंबर ऑफ रैबिट, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डियर एंड द वेरी फ्यू एलिफेंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? बट अगर हम देखे जाए उनका जो टोटल बायोमास है शैल बी कंसिडर एज एन इक्वल एंड इट विल बी रिलेटेड टू द बायोमास ऑफ वेजिटेशन। इसलिए जब बायोमास वर्ड यूज हो जाता है तो द पिरामिड ऑफ बायोमास इज मोर रियल कंपेयर टू पिरामिड्स ऑफ नंबर। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पिरामिड ऑफ बायोमास कंसिडर एज मोर रियल, मोर एक्यूरेट कंपेयर टू पिरामिड्स ऑफ नंबर। वाई? तो पिरामिड्स नंबर के अंदर साइज मैटर नहीं करता है। और हमने ये भी देखा कि सेम अमाउंट ऑफ वेजिटेशन पे डिफरेंट साइज के एनिमल्स जो हैं उनके नंबर्स डिफरेंट है जो उसके ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट देयर टोटल बायोमास दैट कंसिडर एज इक्वल। इसलिए यहाँ पर जो आपका बायोमास वाला पिरामिड है वो ज़्यादा एक्यूरेट और रियल कंसिडर होता है, जस्ट लाइक नेचर। एक अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दूसरा, ठीक है, उसको अब हम यहाँ पर समझ के चलते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन है फ्रॉम एनिमल, यानी हम मीट ले सकते हैं, दिस कॉस्ट इज वेरी 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 हाई, क्लियर, कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ फूड यानी वेजिटेबल्स वॉटेवर फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर याद रख के चलना है। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि जो 10 to 20% बायोमास है, ओनली 10 to 20% बायोमास वो ही ट्रांसफर होता है from one trophic level to another trophic level। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ इतना ही बायोमास ट्रांसफर होता है तो एक फूड चेन के लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते तो हमें तो बहुत कम अमाउंट का बायोमास मिलेगा, जैसे एनर्जी में हमने पढ़ा, क्योंकि एनर्जी ही बायोमास प्रोड्यूस करने में यूज़ होगी। तो अगर इतना कम अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल हो रहा है तो सपोज अगर हम फूड प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं रेदर देन प्लांट्स पे, तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। उसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि दो कंट्रीज़ को हम यहाँ पर ले रहे हैं, इंडिया एंड रशिया। क्लियर? इंडिया जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन डाइट्स के ऊपर डिपेंड करती है, वेयरएज जो रशिया है वो ऑलमोस्ट जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे डिपेंड करती है। अब पॉइंट आ गया कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया है इसका जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान रखना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये रशिया के कंपैरेटिवली आधा है, ठीक है, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रशिया के कंपैरेटिवली डबल है। देखो फूड प्रोडक्शन हमारा रशिया के कंपैरेटिवली बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन रशिया के कंपैरेटिवली डबल है, फिर भी जो इंडिया है वो जो फूड आइटम्स है जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर, उसको एक्सपोर्ट करता है, वेयरएज रशिया उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। इसके पीछे का सबसे बेसिक रीज़न क्या है? इसके पीछे का बेसिक रीज़न आपके ऊपर वाले पॉइंट पे है, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बायोमास मिलता है। लेकिन जो रशिया है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे या फिर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनको अवेलेबल बायोमास कम मिलता है। और अवेलेबल बायोमास कम हो रहा है लेकिन उनको प्लांट्स को प्रोड्यूस करके फिर हर्बीवोर को फीड करने में बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से उनको
फूड प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये हमने समझाने की कोशिश की है कि जो 10 to 20% बायोमास है वही सिर्फ ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। इसलिए अगर किसी कंट्री की कोई पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन डाइट्स के ऊपर डिपेंड करती है तो वो कंट्री के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज होता है। क्लियर? तो ये दो हमने एग्जांपल लेकर बोला कि अगर हम टोटल नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर सर्वाइव करने लग जाए तो द कंडीशन विल बी डिजास्ट्रस। क्लियर? फिर आपके अंदर आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर लर्न करना है। दो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कौन से बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। सेकंड हमने लिया है यहाँ पर कि वाई पिरामिड ऑफ बायोमास इज मोर रियल कंपेयर टू पिरामिड्स ऑफ नंबर। एंड द थर्ड हमने इंपॉर्टेंट लिया है कि कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स इज ऑलवेज हाई देन दी कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट्स। क्यों? तो रीज़न यहाँ पर है और एग्जाम्पल आप दो इस कंट्रीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करके दे सकते हो। क्लियर? अब जो पिरामिड्स ऑफ बायोमास है, नॉर्मल केस में दिस पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। क्लियर? किस केस की हम बात कर रहे हैं? टेरेस्ट्रियल की। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो दिस पिरामिड इज ऑलवेज इरेक्टेड। क्लियर? लेकिन जब हम इस पिरामिड को एक्वाटिक इकोसिस्टम के रेफरेंस में लेते हैं तो वहाँ पर ये पिरामिड जो है वो बन जाता है इन्वर्टेड और स्पिंडल। और ये आपका कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू है, साथ साथ में आपको मेजोरिटी के अंदर दिखाई देगा ये क्वेश्चन कि जो पिरामिड्स ऑफ बायोमास है वो एक्वाटिक शेप का या तो इन्वर्टेड होता है या फिर स्पिंडल होता है। क्योंकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उनका कलेक्टिवली जो बायोमास होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज फिशेज, जैसे हमने वेल का एग्जांपल लिया था कि वेल फिल्टर फीडर है। तो अब फाइटोप्लैंक्टन्स के सामने अगर वेल को रखोगे तो बायोमास किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बायोमास किसका ज़्यादा होगा? वेल का ज़्यादा होगा। इसकी वजह से ही एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जनरली जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो या तो इन्वर्टेड हो जाता है या फिर स्पिंडल शेप हो जाता है। बट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए दैट इज ऑलवेज अपराइट ही कंसीडर होता है, क्योंकि जो लॉन्जेविटी है यानी जो बायोटिक पोटेंशियल है वो नो डाउट प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा होता है, बट तो भी उनका जो टोटल बायोमास है वो कभी भी कंज्यूमर्स के बायोमास के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर पॉइंट? लेकिन अगर हम बायोमास ऑफ पिरामिड में अगर हम बायोमास प्रोड्यूस एट पर यूनिट टाइम की बात करें, ठीक है, तो उस केस में बायोमास ऑफ जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी इरेक्ट ही कंसीडर होगा कि नंबर ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, क्योंकि जो नीचे वाले फाइटोप्लैंक्टन्स है ना वो बहुत फास्ट रेट पे रिप्लिकेट भी हो रहे हैं। जितना फास्ट रेट पे बायोटिक पोटेंशियल ऊपर वाले जो कंज्यूमर लेवल पे ऑर्गेनिज्म है उनका नहीं है। तो बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम पे अगर देखा जाए, इसी केस में एक्वाटिक की ही बात हम कर रहे हैं, अगर हम बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें तो उस केस में जो बायोमास पिरामिड है वो भी इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इन केस ऑफ इकोसिस्टम की ही बात हो रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहाँ से आपका बायोमास ऑफ पिरामिड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर पॉइंट? Next is pyramid of energy. The most realistic pyramid जो इकोसिस्टम में मिलता है that is pyramid of energy। इसको बहुत अच्छे से याद रख देना। ठीक है, अगर रियलिटी या रियलिस्टिक लेवल पे देखा जाए तो द लेस रियल पिरामिड जो है वो पिरामिड ऑफ नंबर है। उसके बाद में ज़्यादा रियलिस्टिक वैल्यू जो आती है वो पिरामिड्स ऑफ
बायोमास की आती है, और दो हाईली रियलिस्टिक पिरामिड जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होते हैं। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल हाईलाइट कर देना है और इसको कंसीडर करना है, क्योंकि यही एक पिरामिड है। किसी भी केस में ना तो कभी इन्वर्टेड होगा ना ही कभी स्पिंडल होगा, क्योंकि हमने दोनों ही केस के अंदर, चाहे हमने पिरामिड्स ऑफ नंबर दिया उसमें भी हमने देखा कि वो मैक्सिमम केस के अंदर इरेक्ट ही होते हैं या अपराइट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर वो स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं एज वेल एज वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। क्लियर? दोनों पिरामिड्स, बट जो एनर्जी ऑफ पिरामिड है दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट। रीजन आपसे पूछा जाता है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू दोनों है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि व्हाई इट इज ऑलवेज अपराइट। तो हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है विद द राइज इन ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? इट डिक्रीजेस विथ राइज इन ट्रॉफिक लेवल। एक ये आप इस रीजन नंबर 1 ये वाला समझाएंगे। सेकंड रीजन नंबर 1 में आप 10% के लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? उससे आप ये समझा पाएंगे कि जिस तरह से एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती होती सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके लिए आप एक फूड चेन बना के भी इस पॉइंट को एग्जाम कर देंगे। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे? मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर लेवल। क्लियर? एंड अ वेरी less amount of energy is present at consumer level. Clear? So this pyramid is always and always will be upright. Clear? चाहे वो कौन सा भी ट्रॉफिक लेवल हो, चाहे वो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वाटिक हो, ठीक है, चाहे वो डेट्रिटस फूड चेन हो, चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन हो, सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक पिरामिड कंसिडर होता है एंड इट्स ऑलवेज अपराइट। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। क्लियर? अब ये तो हमने पढ़ लिए तीनों पिरामिड्स। अब हमारे पास में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपका बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, द लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड्स। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर। The next topic is limitations of pyramids. Clear? उसमें सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ये फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसमें कि जो ट्रॉफिक जो हमने पिरामिड्स की बात की ना, ये पिरामिड्स किस पे ऑपरेट होते थे? ऑपरेट ऑन फूड चेन। क्लियर? अ सिंपल फूड चेन के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्लियर? बट हमने पढ़ा क्या नेचर में एक सिंपल फूड चेन प्रेजेंट होती है? नहीं। जो नेचर है, नेचर में जनरली क्या मिलती हैं? फूड वेब्स मिलती हैं। हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई अपने लाइफ लॉन्ग सिर्फ एक ही टाइप का फूड कंज्यूम नहीं करता है, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस और फूड प्रेफरेंसेस के बेस पे वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जो सुंदरबंस में टाइगर्स होते हैं, नॉर्मल टाइगर्स क्या कंज्यूम करते हैं? ठीक है, डियर है, वोल्फ है, फॉक्स है, बाइसन्स हैं, जेब्रा है, जिराफ, इन लोगों को कंज्यूम करते हैं। बट सुंदरबंस में क्योंकि उसका नेचुरल प्रे प्रेजेंट नहीं है, तो सुंदरबंस में टाइगर फिशेस को और क्रैब्स को खाते हैं। क्लियर? तो हम अगर एक सिंपल फूड चेन की बात करें तो सिंपल फूड चेन तो फिर तो नेचर के अंदर सुंदरबन में टाइगर्स को सर्वाइव ही नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फूड प्रेफरेंसेस और टेस्ट प्रेफरेंस ही काम नहीं करता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फूड ही अवेलेबल नहीं है, जो उनकी प्रेफर्ड फूड है वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? तो ऑर्गेनिज्म दूसरे टाइप के फूड आइटम्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सिमिलर लाइक कि जो फूड जो हमने पिरामिड्स पढ़े वो एक सिंपल फूड चेन को एक्सप्लेन करते हैं, बट नेचर में सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। इंस्टेड ऑफ फूड चेन नेचर में फूड वेब्स अवेलेबल है। तो ये होगी इसकी सबसे फर्स्ट लिमिटेशन। क्लियर? देन आती है इसकी लिमिटेशन नंबर 2।
इस पूरे ट्रॉफिक लेवल में हमने कहीं भी डीकम्पोजर्स को नहीं पढ़ा, क्लियर। जबकि हमने कहा कि एसेंशियल कंपोनेंट्स है, कोई भी इकोसिस्टम सस्टेन तभी करेगा या कोई फूड चेन तभी सस्टेन करेगी जब उसके अंदर डीकम्पोजर्स प्रेजेंट होंगे। बट जब ट्रॉफिक लेवल्स के डिफरेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसके अंदर पिरामिड्स में, तो देयर इज नो प्लेस इज गिवन टू डीकम्पोजर्स, ठीक है। और ये डीकम्पोजर्स को जो इस प्लेस नहीं मिला वो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक कंसीडर होती है पिरामिड्स की। थर्ड नंबर पे जो इसकी लिमिटेशन आती है वो ये है कि हमने जब आगे देखा था कि एक ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है, एक स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को भी बिलोंग करती है। तो जब आप पिरामिड ऑफ बायोमास अगर बना रहे होंगे तो आप उस पर्टिकुलर स्पीसीज को कौन से ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग करोगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, क्योंकि वो तो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग कर रहे हैं। आप इंसेक्टिवोरस को कहाँ प्लेस करोगे, T1 पे करोगे, T2 पे या T3 पे? तो ऐसा कोई मेथड इस पिरामिड्स के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता जिसके अंदर वो स्पीसीज जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करती है उनके बायोमास को या उनके नंबर्स को या उनको अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम किस तरह से डील करेंगे वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो क्लियर, नो मैथड इज गिवन, नो मैथड, ठीक है, फॉर स्टार्टिंग बायोमास, नंबर या एनर्जी, क्लियर, स्टडी करने की, किन की, उन स्पीसीज की, दो स्पीसीज विच ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, क्लियर। तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई स्पीसीज है, जैसे एग्जांपल लिया स्पीसीज स्पैरो की, तो जो स्पैरो की स्पीसीज है वो तो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करती है, तो आप उसको कौन से ट्रॉफिक लेवल में प्लेस करोगे? तो दैट इज अ थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ पिरामिड्स होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इस टॉपिक के साथ में हम पिरामिड्स वाला टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाला कंप्लीट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके नोट्स बनाते रखिएगा। और जो सिंपल लाइन्स हैं उसी के ऊपर इनमें जनरली एमसीक्यूज बनते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ है उसके हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कि वाई दिस इकोसिस्टम वाले चैप्टर को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि इन बायोलॉजिकल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो वो हम देखते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस को अगर हम कंसीडर करना चाहें तो दैट फर्स्ट इन आवर लाइफ दैट इज द वन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वी नो, हमने पढ़ा कि हर इंडिविजुअल जो इस एनवायरनमेंट में या इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो अपने आप में एक यूनिक है, क्लियर। एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में से हट जाने की वजह से एक इकोसिस्टम के अनस्टेबल होने का खतरा बन जाता है। जैसे हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में, और हम जो कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारे चारों तरफ का फिजिकल इन्वायरमेंट है, दैट इज फिजिकल जो सराउंडिंग है दैट इज नोन एज आर इन्वायरमेंट। तो सपोज अगर हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो इनडायरेक्टली वो एक ह्यूमन जो स्पीसीज है उसको भी वो अफेक्ट करेगा। तो इकोलॉजिकल स्टडीज आपको ये समझाती है कि किस तरह से आपका इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको कंजर्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
ये रिसोर्सेज सबके यूटिलाइजेशन के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, ओके, कि इस अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज रहती हैं, हर स्पीसीज इस अर्थ पे प्रेजेंट हर रिसोर्सेज को इक्वली यूटिलाइज कर सकते हैं। अनलाइक ह्यूमन जिन्होंने रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करने की बजाय उसको इस तरह से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है कि उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटली ख़त्म हो गया, यानी वो फिर फ्यूचर जनरेशन में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, उसमें हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं कि इन्वायरमेंट की जो स्टेबिलिटी है ना वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि जो स्टेबिलिटी है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है बायोडाइवर्सिटी के। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी एक इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, क्लियर, डिफरेंट टाइप्स के अल्टरनेट फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से कंपटीशन कम होगा। तो नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ह्यूमन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से विद टाइम बिंग हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो बहुत लार्ज स्केल पे अफेक्ट हुआ है। तो रिसोर्स एलोकेशन को हम ये समझते हैं सबसे फर्स्ट कि सारे रिसोर्सेज सारी स्पीसीज के लिए है बराबर। वी आर नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म जिसको राइट है इस अर्थ पे रहने का, बट अलॉन्ग विथ यहाँ पर आसपास जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वेदर दे आर हार्मफुल टू अस और दे आर यूजफुल टू अस, क्लियर, हम सबको इस अर्थ पे रहने का और इक्वली सर्वाइव करने का राइट है। तो रिसोर्स एलोकेशन रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल है, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी को कितना कम परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं, और सपोज अगर हम इन प्लांट्स को धीरे धीरे अगर डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, क्रॉप फार्मिंग डेवलप करने के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर हाईवेज बनाने के लिए, तो सोचो कि उतने कम फ्रैक्शन में से भी फिर धीरे धीरे जो एनर्जी है उसका जो कंजर्वेशन है वो विद टाइमिंग डिक्रीज होता जाएगा। तो उसके ऊपर फीड करने वाले कंज्यूमर्स जो हैं वो भी विद टाइम बिंग उनके भी नंबर्स कम होते जाएंगे। इसलिए हम जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्बेंसेस फील कर रहे हैं नेचर में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जो एनर्जी का ना तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ना ही उसका प्रॉपर कंजर्वेशन हो रहा है, ना ही इन्वायरमेंट में हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। कंटिन्यूस हम रिसोर्सेज को अनजुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम वेस्ट कर रहे हैं, क्लियर, वी आर नॉट यूजिंग, वी आर वेस्टिंग इट, क्लियर। हम अपने लेवल पे ही देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खुद हम एक ईच इंडिविजुअल हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्लोथ्स होते हैं, हमारे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, क्लियर। तो ये अल्टीमेटली क्या है, इसके बनाने के लिए जो प्रोडक्ट है रिसोर्सेज कहाँ से आया होगा, नेचर से आया होगा। तो हम नेचर को अननेसेसरीली यूज़ करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन को तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि एनर्जी को हमने देखा कि किस तरह से ट्रांसफ़र होते वक्त कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है, और उसी की वजह से अनस्टेबिलिटी डेवलप होती है इकोसिस्टम में। हम तक पहुँचते पहुँचते अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमको जनरली सजेस्ट किया जाता है कि हमें वेजिटेरियन डाइट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, क्योंकि बहुत ही कम बायोमास जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अगर हम सीधा डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कंपैरेटिवली अगर हम हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स से कनेक्ट होता है। तो उस पॉइंट को समझिएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन नेचर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है। अगर हम जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसकी जगह अगर हम नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं दैट इज इको फ्रेंडलीनेस। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इको फ्रेंडलीनेस का मतलब वापस जैसे जो ह्यूमन स्पीसीज है वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है पिछले कुछ 100 ईयर्स में कि उसको लगता है कि दिस द प्लानेट अर्थ
सिर्फ उसी के रहने के लिए है और दूसरी स्पीसीज को वो वहाँ अलाउ नहीं करता है, या फिर उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है कि विद टाइम बिंग वो स्पीसीज अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो जाती है। क्लियर? हम ये नहीं कह रहे कि अभी लास्ट जो कुछ 50-100 ईयर्स में जो एक्सटिंक्शन हुआ है, ऐसे एक्सटिंक्शन पहले नहीं हुए होंगे, डेफिनेटली हुए हैं। नेचर जो अर्थ की हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें ऐसे बहुत मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, लेकिन जो अभी करंट जो एक्सटिंक्शन चल रहा है ना अर्थ के ऊपर, वो एक्सटिंक्शन इतना ज़्यादा मेजर है कि अब आप देखेंगे कि बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज हैं, इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ नेचर, जो की स्पीसीज होती हैं, जो नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनका इस अर्थ पर से एक्सटिंक्ट होने ही वाली है, यानी दे आर प्रेजेंट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर हमने उन्हें सही टाइम पे प्रिजर्व नहीं किया या फिर उनको हमने कंजर्व नहीं किया तो वो विद कमिंग 10-15 ईयर्स के अंदर तो दे आर टोटली डिप्लीट हो जाएंगी अर्थ के ऊपर से। जैसे हम पढ़ते ही हैं, हम लायन को क्यों कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है जिसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता जा रहा है। दे आर नॉट गेटिंग स्पेस, क्लियर? अपने ब्रीडिंग के लिए उनको वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके जो हैबिटेट है वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताना चाह रहे हैं कि इको फ्रेंडलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो these are the importance of ecological studies in our life. Clear point? So with this we are ending our today's topic. Thank you so much.